नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक कब्र की तलाश की है जो अपने अंदर एक राज दफन किया हुआ था। आइए जानते हैं क्या था ये राज। सुमित कुछ उदास सा अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कॉलेज में आज उसका प्रैक्टिकल था तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सब खुश थे सुमित को छोड़कर। विशाल देखना कैसे उदास बैठा हुआ है, जैसे प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा कठिन सवाल सर इसी से पूछेंगे। सोनम मजाकिया अंदाज में बोली और तीनों हंसने लगे। चारों एक ही क्लास में एक अच्छे दोस्त थे और सुख दुख की बातें कर लिया करते थे। पर सुमित को हंसते हुए न देखकर सबने सोचा कुछ और ही मैटर है। तीनों ने जानने की कोशिश की पर सुमित ने कुछ नहीं बताया। प्रैक्टिकल बहुत ही आसान रहा और सब बहुत खुश होकर प्रैक्टिकल रूम से निकले। पर सुमित के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सोनम से रहा नहीं गया और उसने सुमित से कसम खिलाकर पूछा। सोनम सुमित से ज़्यादा क्लोज थी तो सुमित ने सभी को अपने दुख का कारण बताने का निश्चय किया और उसने फिक्स किया कि विशाल के किराए के रूम पे मिलने का। सेमेस्टर ख़त्म हो चुके थे तो कॉलेज की छुट्टियां 5 दिन की हो चुकी थी और सभी ने अपने घर में झूठ बोलकर कल कॉलेज में जाना है ऐसा सभी ने अपने घर पर बोल दिया। विशाल ने आज उसके कमरे पर सभी दोस्त इकट्ठा होंगे तो कुछ नमकीन के पैकेट कुछ ठंडा लेकर रख लिया। विशाल अपने गांव से शहर आया था पढ़ने, इसलिए उसने रूम ले रखा था। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी आ गए पर सुमित अभी भी नहीं आया था। सभी आपस में बात करने लगे, यार ये अभी तक क्यों नहीं आया, सभी को बुलाकर खुद नहीं आया, ये तो गलत बात है। सोनम ने उसे फ़ोन किया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। तीनों चिंता करने लगे आखिर बात क्या हुई। फ़ोन भी नहीं लग रहा और वो कल पर बहुत परेशान भी था। क्यों न उसके घर जाकर देखा जाए। अचानक ही विशाल के रूम का दरवाज़ा खुला और सुमित को देखकर सब बहुत खुश हो गए। यार पागल है क्या, हम लोगों को यहाँ बैठाकर तू इतनी लेट आ रहा है और तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सोनम डांटते हुए सुमित से बोली। सुमित दुखी होकर बोला, सॉरी यार। और सुमित को फिर से दुखी देखकर सब चुप हो गए। ज्योति सोनम से कहती है, चुप कर सोनम, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सुन ले। और फिर सुमित सभी को बोलने का इंतज़ार करने लगे। सुमित कहता है, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और परसों उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। ये लेटर मेरे दादाजी का था जो उन्होंने मेरे पापा को लिखा। उस लेटर में लिखा था और वो लेटर सोनम को सुमित ने देकर कहा, ये लो तुम सभी को पढ़कर सुनाओ। और सोनम उस पत्र को पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, देखो बेटा, मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो व्यापार करते थे और उनका आना जाना पुराने और बड़े नगरों में होता रहता था। वो एक बार रेगिस्तान से होते हुए अपने साथियों के साथ आ रहे थे तो उन पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके सभी साथी डाकुओं द्वारा मारे गए। तुम्हारे दादाजी से वो कुछ पूछ रहे थे। किसी तरह उन डाकुओं से भागते हुए वो घर पहुंच गए, पर फिर भी वो डाकू हमारे घर आ गए और उन्होंने तुम्हारे दादाजी को उठा कर ले गए। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, पर वो मुझे गले में पड़े हुए ताबीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे बोलना चाह रहे थे कि इस ताबीज़ में ही डाकुओं के सवाल का जवाब है। फिर एक दिन बाद पता चला कि तुम्हारे दादाजी को उन डाकुओं ने मार डाला और दफन कर दिया और हम सब उस शहर को छोड़कर अपनी जान बचाकर चले आए, क्योंकि वो डाकू फिर हम सबके पीछे पड़ गए थे। पता नहीं क्या जानना चाहते थे। तुम्हारे दादाजी क्यों अपनी जान दे दी। तुम्हारे दादा की मिट्टी गंगा में प्रवाहित कर दो तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए।
बस उन्हें जहाँ दफन किया गया था उसका नक्शा इस पत्र में पीछे बना हुआ था। चारों ही उस पत्र को पढ़कर आश्चर्य में पड़ चुके थे और उन्होंने सुमित के पापा से मिलने का निर्णय लिया। सभी दूसरे दिन किसी बहाने से सुमित के घर इकट्ठा हुए और सुमित के पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने सभी से मुलाकात की और फिर सुमित ने उनके पत्र के बारे में बताया कि वो दादाजी का पत्र अपने सभी दोस्तों को सुना चुका है। ये मेरे दुख दर्द के साथी हैं। मैं इनसे कोई बात छिपाता नहीं हूँ अभी तक। सुमित के पिताजी बोलते हैं, तुम ये पत्र जब सभी को बता चुके हो तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, और मैं तुम सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये काम कभी भी नहीं चाहता, पर मेरे होते हुए ये हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं चैन से कभी जी नहीं पाया तो चैन से मर तो सकता हूँ, और मुझे हर रोज़ सपने में आते हैं। उन्हें मुक्ति चाहिए। अगर मेरे होते हुए ये नहीं हुआ तो शायद सुमित भी चैन से नहीं जी पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम इन्हें इस काम के लिए ले जाना, पर तुम अब जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। जाओ, यह कोई कठिन काम नहीं, बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर उनकी देह का जो भी हिस्सा बचा हो उसे लेकर आ जाना। अगले दिन सभी ने कॉलेज की तरफ से एक टूर बताकर जाने का फैसला किया। सब तैयार थे वहाँ जाने वाली बस में जाने के लिए और सभी बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। तभी वहाँ सुमित के चाचा आ गए, जो सुमित के साथ मित्रवत ही रहते थे, और सभी के साथ जाने की जिद करने लगे। उनका सामान भी तैयार था। सभी मित्र उन्हें और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्हें उनसे कोई परेशानी न होती, और सभी ने उन्हें ले जाने के लिए हामी भर दी। पांचों तैयार थे एक यात्रा, एक मकसद पर, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था। बस आ गई और सभी उसमें बैठ गए। मस्ती करते हुए कुछ बातें हुई, किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और उन्हें करीब 4 घंटे हो गए थे। सुमित ने सभी से कहा, यही वो जगह है जहाँ सब लोग यहीं उतरते हैं। ये जगह एक छोटा सा कस्बा था, और सुमित के चाचा ने अपना पुराने परिचय देकर रहने के लिए 2 कमरों की व्यवस्था कर ली। दोनों लड़कियां अलग कमरे में और चाचा के साथ दोनों दोस्त अलग कमरे में रुके, कुछ आराम किए, और करीब 4 बजे ही पिताजी के बताए हुए स्थान को ढूंढने निकल गए। सभी के पास उनके सामान के बैग भी थे, और एक तांगे पर बैठकर उनकी पुरानी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। उन्हें ढूंढने थे खजूर के पेड़ जो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए थे। सभी तांगे से उतरकर तांगे वालों से कुछ पता लगाकर तांगे वाले बुजुर्ग सज्जन के बताए हुए उस खंडहर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। आगे चलते हुए सोनम काफ़ी डरने लगी और अपने घर वापस जाने की जिद करने लगी। वो बार बार कह रही थी, मुझे डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। ज्योति ने बहुत समझाने की कोशिश की और सुमित की मित्रता का वास्ता देकर जब सोनम की कुछ हिम्मत बन गई, ज्योति उसे समझाती रही कि बस हम अपने ठिकाने पर पहुंच ही गए। जैसे ही उनका अस्थियां हमें मिल जाएगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। सब चलते जा रहे थे। शाम का समय बीतता जा रहा था। लगभग शाम के 7 बज चुके थे। सभी थकान की वजह से चल पाने में असमर्थ हो रहे थे। अचानक ही सुमित के चाचा ने दूर से इशारा करते हुए बताया कि शायद उस पहाड़ी के पीछे ही हमें अपना ठिकाना मिल जाएगा। सभी मित्रों ने जैसे जान ही आ गई और उनके पैरों की रफ्तार बढ़ गई। सभी ने जैसे तैसे पहाड़ी को पार किया। 8 बजे के आसपास का समय हो चुका था। सभी ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की
और आगे बढ़ने लगे। अचानक ही उन्हें एक छोटा सा हवेली घर दिखा और पीछे ही खजूर के 2 पेड़ एक साथ लगे हुए थे। सभी जैसे खुश हो गए थे और उन्होंने उस पेड़ को देखकर गहरी सांस ली। सोनम और ज्योति भी काफ़ी खुश हो गई थी। उनकी खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पेड़ को देखकर वो सारी थकान मिटा चुकी थी। फिर चाचा ने उन्हें बताया कि हम चाहे तो इसे अभी खोद कर देख सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि हमें कल सुबह तक का इंतज़ार करना चाहिए। आज रात हमें यहीं निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमें परेशानी भी होगी और लड़कियों को डर भी लग सकता है। सुमित और विशाल ने चाचा की बात रखने का फैसला किया। सभी ने उस खंडहर में रात गुजारने का निर्णय किया। कुछ जागते कुछ सोते सभी ने रात बिताई और फिर सुबह 5 बजे ही खोदने में लग गए उस खजूर के पेड़ के नीचे। सभी ने मदद की खुदाई करने में और कुछ देर बाद एक कंकाल जो हड्डियों से लगभग गला हुआ था, उसकी पिसी हुई हड्डियां बता रही थी कि ये कंकाल काफ़ी पुराना है। उस कंकाल को देखकर सुमित और चाचा दोनों रोने लगे। सभी ने उन्हें सांत्वना दी। उस कंकाल के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था जो सोने का था। सभी ने अस्थियों को एक डिब्बे में इकट्ठा किया। सब खुश थे और जाने की तैयारी करने लगे थे। सब अपनी पैकिंग करने चले लगे और कुछ देर बाद एक रिक्शे से चलते हुए उन्होंने एक ढाबे पर खाना खाया। जब सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, चाचा उस लॉकेट को देख रहे थे। तभी सुमित ने वो लॉकेट चाचा जी से ले लिया और सोनम सुमित से वो लॉकेट ले रही थी। सुमित ने उसे मना किया और सोनम सुमित से उसे छीनने लगी। इसी बीच छीना झपटी में वो लॉकेट खुल गया। उस लॉकेट के अंदर से एक लेटर जो भोजपत्र पर लिखा हुआ था। सभी उसे देखकर शांत रह गए और अचंभित होते हुए बोले, ये क्या है? शायद ये वो तो नहीं जिसे डाकू लेना चाहते थे दादाजी से। सब ढाबे से किसी को कुछ शक न होते हुए निकल आए और एक पेड़ के नीचे उस पत्र को पढ़ने लगे। उस पत्र पर लिखा था, एक वीरान और अजीब सी दिखने वाले पुराने किले पर दौड़ते हुए मैं पहुंच गया। इस किले पर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला और एक अजीब सा जानवर मेरे पीछे लग गया। ये जानकर ऐसे लगा जिससे 4 पैर थे और एक पूँछ थी। उसके बहुत बड़े बाल थे सारे शरीर पर और उसकी शक्ल कुछ कुछ लंगूर जैसे दिखती थी। मैंने उस जानवर से भागते हुए एक तहखाने में शरण ली और फिर भी वो पीछे ही पड़ा रहा। तो मैं कई दरवाज़ों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बेशुमार दौलत थी। स्वर्ण की मूर्ति, बेशुमार रत्न उसमें मौजूद थे। फिर मैं रास्ता भटक गया और करीब 3 दिन बाद भूखे प्यासे उस किले से बाहर निकल गया। घर आकर वो सारा नक्शा किस किस तरह मैं निकाल कर आया एक कागज़ में बना लिया। किसी को इस नक्शे की खबर नहीं थी, पर मैंने ये बात अपने एक मित्र को बताई थी। ये सब उस पत्र पर लिखा हुआ था। सभी उस पत्र को पढ़कर दंग रह गए। चाचा तभी चौंकते हुए बोले, तभी पिताजी के पीछे पड़ गए थे डाकू और उनसे कुछ पूछ रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था। पापा उस बेशकीमती खजाने तक पहुंच जाने और वापस आने का रास्ता जानते थे। सब लोग शांत ही रहे थे। अब वो उस पत्र को, जिसके पीछे उस खजाने का रास्ता और उससे बाहर निकलने का रास्ता था, बहुत संभाल के रख लिए। सोनम ने उसे देखने की जिद की, पर सुमित ने उसे डांट दिया, ये कहकर कि मजाक मत समझो इसे, और घर वापस रवाना हो गए। उन्हें जल्दी ही घर वापसी के लिए बस मिल गई।
दादाजी की अस्थियां रखे हुए सुमित कुछ सोच रहा था और सोनम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी अपने मन के विचारों को मथ रहे थे और बिना अपने विचारों को व्यक्त किए हुए घर पहुंच गए। शाम को सभी इकट्ठा हुए और सुमित ने अपने पापा को उनके दादाजी की अस्थियां सौंप दी। सुमित के पापा को एक शांति मिली और फिर सभी अपने अपने घर सुमित से अलविदा हुए। सुबह हो चुकी थी और सुमित के पापा हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सुबह चाय पीकर बोले, अब मैं निकल रहा हूँ। सब जल्दी ही हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो जाए। आज ही सबको हरिद्वार निकलना है। और अगले दिन सभी ने हरिद्वार जाकर अस्थियां विसर्जित कर दी। सुमित के पापा और चाचा ने साथ में अस्थियां विसर्जित की। जब सारा परिवार हरिद्वार से लौटा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए। सुमित के घर चोरी हो चुकी थी और सारा सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन घर में चोर कोई सामान नहीं ले गए। सुमित की माँ और पापा ने सब सामान चेक किया पर सब सामान उपस्थित था। सुमित के पापा ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, पर ऐसा कौन चोर है जो कुछ चुराए बिना ही चला गया। सुमित और उसके चाचा दोनों ही परेशान थे, ये सोचकर कि आखिर ये कौन था। क्या ये खजाने का नक्शा लेने आया था? पर उसे इसके बारे में कैसे पता चला? ये दोनों का वहम है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और सुमित के वो सभी दोस्त सुमित से मिले जो उसके साथ दादाजी की अस्थियां लेने गए थे। किसी ने भी इस बात की चर्चा किसी से नहीं की और सभी एक पेड़ के नीचे एकांत में आकर बातें करने लगे। सोनम ने सबसे पहले उस खजाने को देखने की इच्छा प्रकट की और सुमित से जिद की, पर सुमित ने सोनम को डांटते हुए कहा, पागल हो क्या? ये बहुत खतरनाक काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसके बारे में भी सोचो। इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर दो और भूल जाओ। कुछ दिन बाद विशाल और सोनम एक दूसरे से मिले और फिर उनके बीच बातें होने लगी। बातों का जरिया था उस खजाने का पता लगाना। दोनों सुमित के चाचा जी के पास गए और उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उस खजाने को खोजने में उनकी मदद करेंगे। अब सभी सुमित को मनाने में लग गए। सुमित इस शर्त पर मान गया कि अगर खतरा दिखा तो वो लोग वापस आ जाएंगे और उस खजाने को भूल जाएंगे। और फिर प्लान बना, पर एक समस्या और थी कि वो नक्शा चाचा जी से कैसे लिया जाए। विशाल ने चाचा जी से वो नक्शा देखने की जिद की और फिर चाचा समझ गए कि कुछ प्लान बनाया जा रहा है। चाचा भी अब जिद करने लगे और फिर वही टाइम पूरी टीम इकट्ठा हुई। पर इसमें ज्योति के पापा उसे कहीं भी भेजने को तैयार नहीं हुए। सब ने कॉलेज में हाल ही में हुए सेमेस्टर की वजह से कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं समझा और अपने अपने बैग तैयार कर जाने को तैयार हुए। उन्हें अब ट्रेन का रास्ता तय करना था और ये रास्ता जाता था मालेगांव की पहाड़ी की तरफ। सभी लोग इकट्ठा हुए अगले दिन ट्रेन के इंतज़ार में और सुमित ने सभी के ट्रेन के टिकट ले लिए थे। विशाल, सोनम, चाचा जी, सुमित सभी एक जगह इकट्ठा हुए और सभी के मन में काफ़ी उत्सुकता थी। सभी डर भी रहे थे कि शायद वो लौट कर आएंगे भी या नहीं। अगर कहीं कुछ हो गया तो सभी के मन में ये उथल पुथल चल रही थी और उसके साथ चल रहा था लालच का चक्कर। अगर सोना मिला तो क्या करेंगे? उसका कहीं हम सभी उस गुफा से निकल ही ना पाए तो? आज सोनम के दिमाग में भी क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। ट्रेन आ गई और सब ट्रेन में चढ़ गए। चारों के साथ चढ़ने वालों में 2 व्यक्ति और थे। वो थे सोनम के चाचा और उनके साथ उनका दोस्त, शहर का सबसे बड़ा गुंडा रज्जन। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और सोनम ने आंखें नीचे झुका ली थी। हम भी चलेंगे उस खजाने को लेने, रज्जन क्रूर हंसी के साथ बोला। कभी सोचा नहीं था कि सोनम इस कदर लालची हो जाएगी
कि खजाने का लालच से उसने वो राज अपने चाचा को बता दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? फिर ये कोई बात थी, सभी सोनम के बारे में जानना चाह रहे थे। अब कोई उससे बात करने को राजी नहीं था और सब एक दूसरे को देखते हुए रहे। 7-8 घंटे के बाद सुमित ने एकांत में सोनम से बात करने की कोशिश की। सोनम, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करता था। और सोनम कुछ बताए बिना ही अपने चाचा के पास चली गई। 9 घंटे के सफ़र के बाद आखिर वो जगह आ गई। सब उतर गए और नक्शे के हिसाब से उन्हें अब एक पहाड़ी पर चलना था। सभी ने पैसे इकट्ठा करके एक जीप किराए पर ली और सब उस पहाड़ी पर कुछ देर बाद पहुंच गए। जीप को रवाना करके वो पैदल चलने लगे और फिर अचानक ही सोनम के चाचा का पैर फिसल गया। वो गिरे और एक चट्टान पर लटक गए और रज्जन ने काफ़ी मदद की, पर वो भी उन्हें नहीं बचा पाया। सोनम रोने लगी और सुमित ने उसके आंसू न देखते हुए चाचा जी को बचाने में मदद की। विशाल और सुमित एक चाचा जी ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर सोनम के चाचा को बचा लिया। सोनम ने सुमित को धन्यवाद कहा, पर सुमित उससे नाराज़ होने के कारण उससे नहीं बोला। सोनम को यह सब बुरा लगा और वो सुमित से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकी। अकेले का फ़ायदा उठाकर उसने सारी बात बताई। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकती। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो सुनो। तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी दोनों दोस्त थे और उन्होंने ही पापा को ये बात बताई थी कि तुम्हारे दादाजी किस तरह से उस खजाने को देखकर निकल आए, और वो बात पापा ध्यान में रखे रहे। उन्होंने आपके पापा और तुम्हारा पता लगाया और फिर मुझे इस षड्यंत्र में धमकाकर शामिल कर लिया। मैं तुमसे मिली, पर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर पापा ने तुम्हें मारने की धमकी दी। वो मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, पर तुम्हारे खातिर ही मैं यहाँ आई हूँ। वो बहुत खतरनाक है। कह रहे थे वो नक्शा लेकर मार डालो सबको, पर मेरे कहने पर ही वो माने हैं कि आपको सोना चाहिए, तो आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें रज्जन से सावधान रहना है बस। और सुमित ने सोनम को गले लगा लिया, पर उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया। जब सोनम और सुमित साथ साथ आ रहे थे तो उन्हें देखकर विशाल और सुमित के चाचा जी गुस्से में सुमित को देखने लगे। सभी उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहे थे। शाम का समय हो गया था। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़े बड़े बाल वाला जानवर पीछे पड़ गया। उसकी गुर्राहट सुनकर सबके पसीने छूट गए। सब भागे और एक पुराने किला से दिखने वाले खंडहर में घुस गए, पर ये काम सोनम उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। सुमित के चाचा भी कहाँ गए? 4 ही लोग बचे। तभी सोनम की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। सोनम को वो जानवर मुंह फाड़े देख रहा था और वो एक पत्थर की आड़ में छुप गई। सोनम रोने लगी। तभी अचानक पीछे से सुमित ने उसका ध्यान भटकाया और वो सुमित के पीछे भागा। सोनम सबके साथ आकर मिल गई और सुमित भी जैसे तैसे सबके साथ आकर मिल गया और चाचा जी ने सबको आबाद दी। और मैं आगे हूँ, जल्दी आओ, इधर देखो ये क्या है। सभी जल्दी जल्दी आए और चाचा जी ने नक्शा दिखाया। देखो ये त्रिशूल के जैसे दिखने वाला निशान हम पहले पड़ाव पार कर चुके हैं। नक्शे के हिसाब से उन्हें त्रिभुज निशान और ढूंढना था। कुछ दूर चलने पर उन्हें ऐसे त्रिभुज 2 निशान मिले जो 2 रास्ता पर जाते थे। अब हम लोगों को 2 भागों में बट जाना चाहिए। हो सकता है एक रास्ता गलत हो और एक सही, पर इनमें कौन सा रास्ता सही है ये पता नहीं। सभी 2 पार्टी में बढ़ गई। सुमित, सोनम और सोनम के चाचा, विशाल, रज्जन और सुमित के चाचा।
नक्शे की नकल कर ली गई। अब दोनों पार्टियां अपने अपने रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर बाद एक चमकदार सोनम के बालों में गिरी और वो जोर से चिल्लाए। रोते हुए सोनम के बालों में उलझी हुई चमकदार वस्तु को सुमित ने हटाया। इधर दूसरी टीम के पीछे फिर से वो लंगूर जैसे दिखने वाला जानवर पीछे भागा। सभी भागे पर रज्जन उसके चंगुल में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस जानवर ने रज्जन के सीने पर अपने नाखून घुसा दिए और उसका सीना किसी कपड़े की तरह फाड़ डाला। लहू की पिचकारी बह निकली। सुमित के चाचा और विशाल ये देखकर भागे और भागते ही रह गए और रोते जा रहे थे और डर इस कदर था जैसे अब बच पाना ही मुश्किल है। उस दानों से सुमित के चाचा और विशाल दोनों खो गए। एक दूसरे को आवाज़ देना भी मुश्किल हो गया। किसी को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। विशाल और चाचा जी बहुत दुखी हो गए। चाचा जी ने वापस जाने के लिए नक्शा निकाल लिया और उसी आधार पर वो वापस का रास्ता तय करने लगे। कुछ देर चलते हुए उन्होंने विशाल को देखा। विशाल बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था। चाचा जी ने जल्दी से पानी निकालकर उसके सर पर छिड़का और विशाल की आंखें खुली। वो होश में आया। ये तुम्हें कैसी लगी? विशाल रोते हुए बोला, मुझे वापस जाना है अंकल। मुझे कोई खजाना नहीं देखना और न लेना, बस मुझे यहाँ से जाना है। चाचा जी सोच चुके थे कि इसे काफ़ी डर लग गया है और शायद ये जल्दी में भागते हुए चट्टान से टकरा गया। दोनों ही नक्शे के हिसाब से बाहर निकल आए। अगर नक्शा नहीं होता तो शायद वो किसी भूल भुलैया में खो गए होते। उन्होंने की भूल भुलैया उसमें देखी। बाहर निकलकर वो उन तीनों का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने उस दानों के डर से आग जला ली थी। उधर तीनों सुमित और सोनम के अंकल तीनों ही अंदर घुसते गए। सुमित सबसे आगे, बीच में सोनम और सबसे पीछे उसके अंकल चल रहे थे। तभी अंकल को पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे देखा तो वही लंगूर जैसे दानव उनके पीछे खड़ा था। तीनों भागे और सोनम पीछे रह गई। वो सोनम को उठाकर ले गया। उसकी दोनों टांगें हाथ बन गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी पकड़ से छूट पाना मुश्किल था। सोनम डर और मुश्किल में पड़कर रोती रोती बेहोश हो गई। उसकी फुर्ती के सामने दोनों पीछे ही रह गए। कुछ करने का मौका ही नहीं दिया उसने। सुमित और अंकल उसके पीछे भागे और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे मगर सब बेकार था। चाचा जी बहुत प्रयत्न कर चुके थे। तभी उन्हें एक छोटे से छेद से बाहर का उजाला दिखाई दिया और एक लोहे की रॉड से, जो उनके बैग में ही डली हुई थी, उससे बड़ा छेद करने में लग गए। बहुत प्रयास के बाद आखिर उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और वो बाहर निकल गए। डर इतना था कि अपनी जान बचाकर ही संतुष्ट होते दिख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिर उन्होंने दोनों को ढूंढ लिया। विशाल और सुमित के चाचा एक पेड़ के नीचे घबराए हुए बैठे थे। फिर तीनों एक साथ सुमित और सोनम के निकलने का इंतजार करने लगे। और फिर क्या, तीनों को इस बात का डर भी खाया जा रहा था कि कहीं वो दानव ने इधर ना आ जाए। विशाल और दोनों अंकल अब साथ में ही हो गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस दानव का सामना कर सके। इधर सुमित पागलों की तरह सोनम को आवाज़ दे रहा था और दरवाजे दरवाजे उस खंडहर किले में घुसता चला गया। फिर उसने एक तलघर नुमा एक दरवाज़ा देखा और उसमें घुसना ही उचित समझा सोनम को ढूंढने के लिए। सोनम को होश आया तो वो एक रूम में कैद थी। वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उस दानों के हाथ के नाखून से सोनम के हाथों पर निशान बन गए थे। कुछ नरकंकाल इस कमरे में पड़े हुए थे। सोनम उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गई
और अपने घुटनों पर सर रखकर रोने लगी। कुछ रोकर जब उसने अपने आंसू पोंछे, फिर अंदर से आत्मविश्वास पैदा कर उठकर बैठी और अपने आज़ाद होने का कोई तरीका खोजने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहाँ है? बस कुछ आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ शायद उस दानव की थी जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो सो रहा था। उनकी टाँकों के बालों से ऐसे लग रहा था उसकी पीठ सोनम की तरफ थी। सोनम उसकी सांसों की ध्वनि सुनकर अपने मुंह को जोर से हाथों से दबाकर फिर रोने लगी। सोनम की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे डर था कि कहीं ये उठ न जाए। सोनम के बाल बिखर गए। उसके आँखों का काजल भी आंसुओं के साथ बह गया। सुमित भी थक चुका था और उसने भी सोनम को कुछ देर के लिए खोजना बंद कर दिया, पर हिम्मत नहीं हारी और मोबाइल की टॉर्च को बंद करके कुछ देर वहीं एक छोटे से गुम्बद से टिक कर सो गया। बाहर सभी से आग जला लिया और छोटा सा तंबू लगाकर वो सब भी लेट गए। किसी को बाहर नींद नहीं आई। सभी यही सोच रहे थे कहीं दोनों के साथ कोई घटना न घटित हो जाए। सभी यहाँ आने के पश्चात बहुत पछता रहे थे। कुछ समय निकला और रात्रि जा चुकी थी। समय था लगभग 4 बजे। सुमित झटपटा कर उठा और अपने आप को कोसने लगा कि मुझे नींद कैसे आ सकती है। सोनम खतरे में है और मैं सो रहा हूँ। उधर सोनम की आंखों में ही सारी रात गुजर गई। आखिर किसे नींद आ सकती है नरकंकालों के साथ, और वो भी जब उसका चौकीदार कोई दानव ही हो। वो कैद थी और उसे जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास भी था। काश उसके पापा ने सुमित से दूर ले जाने की धमकी ना दी होती, तो वो भी सुमित से प्यार ही करती थी जो इस जगह आने को मजबूर थी। क्या वो इस भंवर से निकल पाएगी या इस दानव का भोजन बन जाएगी? उसे पता ही नहीं था कि रज्जन किसका शिकार बन चुका है, वरना शायद ही हृदय गति तो रुक ही जाती इसकी। सोनम रोती फिर शांत हो जाती थी। रोती इसलिए कि शायद अब बच पाना मुश्किल है। अब वो सुमित से कभी नहीं मिल पाएगी। फिर अपने आंसुओं को पोंछ लेती। यह सोचकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इधर सुमित का दिमाग कुछ ठंडा हो चुका था और जल्दी में झटपटा के उसने वो नक्शा निकाल लिया और फिर उस नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ा। कई दरवाज़ों से होता हुआ वो एक विशाल गर्भगृह में पहुंच गया। नक्शे के हिसाब से यही वो जगह थी जिसमें सुमित के दादाजी ने स्वर्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखा जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। सुमित दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसा, एक अलग ही खुशबू उसकी आंखें बंद हो गईं और कुछ देख पाता इससे पहले उसे चक्कर आ गया और सुमित बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण से सोनम की आंखें खुल गई। ये सूर्य किरण एक छोटे से छिद्र से होते हुए किसी चमकदार चीज़ से टकराकर सोनम की आंखों में पड़ रही थी। जैसे ही सोनम ने आंखें खोली, उसकी आंखें उस चमकदार चीज़ों को देखते ही रह गई। ये एक विशाल हीरा था जो सूर्य की किरण से सारे कमरे में प्रकाश पैदा कर रहा था। सारा कमरा प्रकाश से फैल गया। सोनम की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कैद खाने में बाहर बेशुमार दौलत उसने देखी। सोने के बड़े बड़े कलश जिसमें बेशुमार जवाहरात भरे हुए थे। सोनम ने सोने की मूर्तियां देखी। फिर उसकी नज़र उस दानों पर गई। वो वहाँ नहीं था। थोड़ी देर बाद उस जगह हलचल हुई और पैरों की धमक से वो कमरा हलचल में आ गया। वो आ गया। उसे देखकर सोनम के हाथ पैर फूल गए। वो सोनम को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें सोनम को घूर रही थी। सोनम उसे देखकर डर गई और वो पलटकर चलने लगा। उसने वो सारा सामान धीरे धीरे उठाना चालू किया और सोनम जो कैद थी उसे देख रही थी
और उसे देखते ही रह गई। थोड़ी देर बाद वो दानव अपनी लाल आँखों के साथ उसे घूरता हुआ आया और उसने अपने हाथ के बड़े बड़े नाखून में दबाए हुए कुछ फल सोनम के कैद वाले दरवाजे पर रख दिए। सोनम ने उसे देखा और उसने सोनम को ज़रूरत थी उसके मनोभाव को समझने की। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? क्या वह वास्तव में बुरा है या इसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? आखिर ये सब सारा सामान किधर ले जा रहा है? मेरी नीयत स्वर्ण को देखकर लालची नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं मार रहा क्या? सोनम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आखिर इसने मुझे फल खाने को क्यों दिए? सोनम ने कैद से आज़ाद होने का उपाय सोचा और उसने देखा कि हाथ डालकर दरवाज़ा खोला जा सकता है। काफ़ी कोशिश के बाद सोनम का हाथ उस कुंडी तक पहुंच गया। तब तो वो दानव सामान लेकर कहीं गया, तब तक वो बाहर आ चुकी थी। जैसे ही वो आया, सोनम को कैद में ना देखकर उसे इधर इधर देखने लगा और पीछे खड़ी हुई सोनम को देखकर वो शांत ही रहा। उसने सोनम की आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखें लाल थी, खून की तरह। सोनम डर कर काँपने लगी। उसका मुंह सोनम के नज़दीक था। सोनम भागी और 4 कदम दौड़ने पर ही उसकी पूंछ के शिकंजे में अपने आप को कसा हुआ पाया और फिर धीरे धीरे पूंछ का कसाब अजगर की जकड़ की तरह कसने लगा। सोनम उसे देख रही थी और वो सोनम को। आंखों से आंखें मिली और फिर एकदम उसने अपनी पूंछ को खोल दिया। उसे छोड़कर अपना खजाना ढूंढने लगा। सोनम सब देख रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद वो उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी और उसका पीछा चुपचाप करने लगी। उसने देखा वो सारा खजाना किसी अंधे कुएं में डाल रहा था। सोनम उसे देखती जा रही थी। उसने समझने की कोशिश की, आखिर वजह क्या है, ये क्या कर रहा है। उसने कुछ आकृतियाँ दीवार पर बनी हुई देखी। उन्हें समझने की कोशिश करती, इससे पहले किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमित ने कहा, पर तुम क्या करोगी? मैं कहता हूँ यहाँ से निकलना है। हम सब देख चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि ये हमें कुछ ले जाने देगा। यहाँ से चलो, आओ मेरे साथ, अभी हम निकल सकते हैं। सुमित ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जेब में डाली और सोनम का हाथ पकड़कर ले जा रहा था कि उसके गुर्राने की आवाज़ ने दोनों को भयभीत कर दिया। इससे पहले वो भाग पाते, वो दानव उनके सामने था। दोनों को एक एक बाजू में दबाकर उसने दोनों को पकड़कर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें अंधकार था। उन्हें बंद करके वो वहाँ से चला गया। दोनों वहाँ से निकलने का इंतज़ार करने लगे। सोनम ने कमरे में बनी हुई खिड़की से देखा, वो राजा जो दानव का रूप लिए हुए था रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सोनम ने देखकर सुमित को आवाज़ दी और उसे भी दानव का वो रूप दिखाया, जिसे देखकर अच्छे अच्छे भी रोने लगे। उसका रुदन बहुत करुणामय था। वो रो रहा था। उसके आंसुओं में पश्चाताप दिख रहा था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर आज फिर से उसे पछतावा हो रहा था। किसी की बातों में आकर आखिर अपनी पत्नी को मारने का दुख हो रहा था। कभी भी किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जीवन जीना हो तो अपने ही विचार से जीना उचित होता है। हर काम सोचने के लिए समय लेना चाहिए। आज उसे इस बात का एहसास था। दोनों ही उसे देखकर बहुत दुखी हुए और कुछ विचार बनाने लगे, क्या होगा इनका। दानव उन्हें खिड़की के अंदर से देख रहा था और वो दोनों उन्हें फिर कुछ लिखने लगा उस दीवार पर जहाँ वो अक्सर लिखता रहता था। दोनों उसकी लिखावट को देख रहे थे। उसने संस्कृत में लिखा, मेरी मदद करो, और उसने उनका दरवाज़ा खोल दिया। सोनम और सुमित ने शादी करने का फैसला किया। स्वर्ण की बनी हुई शिव की मूर्ति के सामने सुमित ने अग्नि प्रज्वलित की और दोनों ने फेरे लिए, शिव का आशीर्वाद लिया। दानों ने उन्हें देखा और कुछ स्वर्ण आभूषण उनके सामने रख दिए। वो उनके साथ
पिता तुल्य व्यवहार कर रहा था। सोनम बड़ी खुश थी और उसने स्वर्ण के आभूषण पहन लिए, मंगलसूत्र, चंद्रहार, पायजेबी, मंगलहार, और इसी प्रकार सुमित ने भी सोने के कड़े पहने। दोनों अपने आप को राजा रानी की तरह महसूस कर रहे थे और फिर वो कमरे में चले गए। दानव भी उन्हें खुश देकर अपनी पुरानी यादों में खो गया और अपनी रानी को याद करने लगा। और रात में साथ रहे और दोनों ने पति पत्नी के रूप में सारे विधान किए। सुबह हो चुकी थी और वो दोनों उठ चुके। उन्होंने देखा वो दानव उन्हें एक सोने के पत्र में जल दे रहा था और चट्टानों पर बने हुए चित्रों की तरफ इशारा कर रहा था। सुमित और सोनम ने उस पात्र को देखकर जान लिया कि ये क्या चाहता है। सोनम और सुमित दोनों ने उस पात्र को ले लिया और अपने हाथों से उस दानव को पिलाया। जल पीते ही उसके रोम रोम उठ खड़े हुए। उसका बदन एक सुंदर पुरुष में बदल गया और उस दानव ने दोनों को गले लगा लिया। तीनों रोने लगे और फिर दोनों को बाजुओं में दबाकर वो राजा भागा। उसका शरीर बहुत विशाल था। सुमित और सोनम दोनों ये देखकर आश्चर्य करने लगे। दोनों बेहद डर गए। आखिर क्या होने वाला है उनके साथ। वो भाग रहा था, बस भागता जा रहा था। अचानक ही उसका चेहरा पत्थर का बन चुका था और फिर धीरे धीरे सारा शरीर पत्थर बनने लगा। वो टूटने लगा और टूटते टूटते वो उन्हें बाहर ले गया और वो महल के मुख्य द्वार पर थे और सारा खंडहर गिरने लगा। सोनम और सुमित बाहर आकर सबसे मिले। विशाल और दोनों चाचा उस खंडहर रूपी महल को जमींदोज होते देखते रहे, जो अब तक उनका इंतजार कर रहे थे। सुमित और सोनम दोनों बेहद रो रहे थे। रोते रोते दोनों ने उस दानव को सलाम दिया। दोनों के पास बस उनके द्वारा पहने हुए जेवर ही रह गए थे। दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों की शादी कर ली और उन जेवरात से सुमित के व्यापार चालू किया। सभी खुश हुए, पर आज भी उन्होंने उस राजा से दानव बने पुरुष की कहानी नहीं बताई। और बताकर भी क्या करते, हर बात जरूरी तो नहीं किसी को बताई जाए। पर कुछ साल बाद ये कहानी सोनम ने अपने बच्चों को सुनाई, जो उसे बहुत पसंद आई और उसकी सबसे पसंदीदा कहानी बन गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू।